हेलो फ्रेंड्स, आज के इस डिस्कशन में हम अपनी इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस की सीरीज को, जो कि हमारी घटना चक्र सीरीज है, उसको कंटिन्यू करते हुए अपने नेक्स्ट चैप्टर को जो है कि पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पार्लियामेंट चैप्टर में हम अपने थर्ड ये फोर्थ वीडियो होगा पार्लियामेंट का, जिसमें हमने जो है कि 1-2 कवर कर लिए थे, जिसमें हमने लोकसभा, राज्यसभा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और मनी बिल से रिलेटेड अदर क्वेश्चन जो है कि सब हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ जो है कि सॉल्व किए थे, एक्टिव रिकॉलिंग की थी, कोई भी स्टैटिक पोर्शन हो। देन जो है कि आज की इस वीडियो में हम जो है, जहां से हमने ये पार्ट छोड़ा था, ये फोर्थ वीडियो हमारे पार्लियामेंट का, हमने इस पार्ट में 100 क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिए थे। अब उसके आगे जो है कि क्वेश्चंस को हम करेंगे, और इसी के साथ साथ जो भी हमारे पार्लियामेंट्री कमेटीज से क्वेश्चन है, हम इनको भी यहाँ कवर कर लेंगे। तो आइए विदाउट फर्दर डिले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि हमारा 101 क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है कि एक बिल जो है merely इन्वॉल्व करता है एक्सपेंडिचर को एंड डज नॉट इंक्लूड एनी मैटर स्पेसिफाइड इन दी आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 क्या बात करता है? हम जैसा कि जानते हैं आर्टिकल 109 जो है बात करता है मनी बिल्स की, एंड दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट दी हमारा जो है कि डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल, जो कि डेफिनेशन ऑफ मनी बिल की बात करता है। जैसा कि मैंने जो है कि फर्स्ट पार्ट में ही जब सारे आर्टिकल 79 से जो है कि 123 आर्टिकल्स आपको याद कराए थे, तो उसमें जो है कि ये चीजें हैं जो कि आप वहां से इसको देख सकते हैं। और ये यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि जो भी बिल खाली एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व करे और डज नॉट इंक्लूड कोई भी मैटर स्पेसिफाइड बिल में, तो उसको जो है कि कहाँ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो क्या वो इनिशिएट हो सकता है ओनली लोकसभा? तो हमें पता है कि मनी बिल होगा, जो मनी बिल इन दी आर्टिकल 109 जो डिटरमाइंड है और डेफिनेशन जो प्रोवाइडेड है 101 110 में, वो जो है कि इनिशिएट होंगे खाली लोकसभा में। तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाएगा, खाली यहाँ पे है मनी बिल का प्रोविजन। यहाँ कह रहा है कि आइदर इनिशिएटेड इन दी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि डज नॉट इंक्लूड द मैटर, और हम जब कोई भी मैटर इंक्लूड नहीं करता है तो वो किस में आ जाता है? आपके आर्टिकल 117, जो कि फाइनेंशियल बिल की बात करता है, जो कि फाइनेंशियल बिल की बात करता है। और ये दो कैटेगरी के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2, जो कि रिलेट करता है। टाइप 1 क्या होता है? जो रिलेट करता है आपके डेफिनेशन जो है मेंशन है आर्टिकल 110 में, जो कि बात करता है आपके जैसे टैक्सेशन से हो गया या कोई नया इम्पोजिशन ऑफ टैक्स हो गया, इनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो यहाँ मेंशन है। टाइप 2 में है कि कोई भी अदर प्रोविजन एक्सपेंडिचर हो गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, इसमें जो है कि आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो यही इस क्वेश्चन में इसका आंसर होगा कि इनिशिएट कर सकते हैं आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में। तो राज्यसभा तो इसके पास तो कोई पावर ही नहीं है मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने की, तो ये गलत हो जाएगा। बट सर्टेन बिल, जो फाइनेंशियल बिल सेकंड होते हैं, इनमें जो है कि इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो कि लोकसभा और राज्यसभा है। और ये जो है कि कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है हमारे जो है कि ज्वाइंट सेशन के लिए, वो भी मनी बिल हो चाहे फाइनेंस बिल हो। बट हमारा ज्वाइंट सेशन किस लिए होता है? सिर्फ जो हमारे ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं उनके लिए होता है। तो ये सब जो है कि प्रीवियस लेक्चर में और अच्छे से डिस्कस किया गया है, काइंडली रेफर द वीडियो। और देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि फाइनेंशियल बिल जो कि डिवाइडेड होते हैं दो कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी कौन सी है? जो कि आर्टिकल 110 के सेक्शन 1 में, जो कि क्लॉज ए टू एफ लिखा गया हुआ है, जहाँ पे सबसे सर्टेन चीजें बनाई गई हैं कि टैक्सेशन क्या है, मतलब टैक्सेशन पे कोई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज करना है तो उसके सर्टेन प्रोविजंस है, वो यहाँ पे मेंशन है। और जो है कि यही बात करता है आपके 117(1) में, जो कि कैटेगराइज होंगे फाइनेंशियल बिल टाइप 1। और सेकंड जो है कि कैटेगरी होती है जो कंटेन करता है प्रोविजन ऑफ द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 117 के सेक्शन 3 में लिखा हुआ है। मीन्स जो है कि इसके प्रोविजन जो है कि इससे थोड़े डिफरेंट है। मीन्स जो है कि वो खाली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है कि चार्ज हुआ एक्सपेंडिचर, तो उस पर जो है कि ये सब बातें हैं। तो आप ब्रीफली वो वीडियो देख के रेफर कर सकते हैं, और यहाँ पे तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर ही दिया है। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डील करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अब देखिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आर्टिकल कौन सा है? 112, जो कि मैंने बता दिया था पिछले सेशंस में भी। यहाँ पे जो है कि बजट की बात होती है, जो हमारा यूनियन बजट होता है इसी आर्टिकल से जो है कि होता है, यूनियन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और बजट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। हमारा आर्टिकल 112 क्या बात करता है? बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जहाँ पे हमारे कोई भी फाइनेंशियल ईयर है उसके सारे रिवेन्यू एंड रिसीट्स, मतलब रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो होंगे, रिवेन्यू रिसीट एक्सपेंडिचर, ये सब जो है कि सारे मेंशन होंगे। और ये हमेशा जो है कि आपका फाइनेंशियल ईयर होता है वन फ्रॉम दी 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च ऑफ दी एंड होता है। मीन जो है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर इस साल का 1 अप्रैल
2025 से लेके 31 मार्च 2026 का जो है कि हमारा बजट प्रेजेंट हुआ है। और ये कब प्रेजेंट होता है? ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ द फरवरी। ये फर्स्ट डे ऑफ द फरवरी जो है कि रिसेंट प्रोविजन बनाया गया था, तो फरवरी के पहले दिन प्रेजेंट होता है क्या? आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज बजट। और इसके एक दिन पहले ही जो कि 31 जनवरी होगा, उस दिन क्या प्रेजेंट होगा? आपका इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। एंड जो है कि ये 6 स्टेज में होता है। पहला क्या होता है? आपका प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, दूसरा जनरल डिस्कशन होती है, देन जो है कि स्क्रूटनाइज करते हैं सारे जो है कि बजट के जो भी प्रोविजंस है सारे डिपार्टमेंट। फिर जो है कि वो सारे डिपार्टमेंट्स को जो है कि वोट ऑन द ग्रांट दिया जाता है। अब ये वोट ऑन द ग्रांट्स क्या होता है कि आपके मिनिस्ट्री का कितना क्या बजट रहने वाला है, क्या एक्सपेंडिचर करेंगे, क्या स्कीम्स में जाएगा। फिर वो जब वोट ऑन ग्रांट्स हो जाते हैं, फिर एक एप्रोप्रिएशन बिल बनता है। मीन्स पूरा जो है कि बकायदे उसका एक चार्टिंग अकाउंट, मीन्स जो है कि जैसे बैलेंस चार्जशीट बनती है अकाउंट्स की, तो ऐसे रेवेन्यू रिसीप्ट का सब बनेगा। एंड देन जो है कि वो आपका फाइनेंशियल बिल की तरह जो है कि पास होगा, जो कि हमारा बजट कहलाता है। तो ये 6 स्टेज आप याद रखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज बजट। और प्रिपेयर कौन करता है? ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये आता है डिपार्टमेंट। तो ये सब बातें हमने फिर से एक बार रिकॉल कर ली है। तो इसका आंसर होगा आपका सी। देन जो है कि ये नेक्स्ट स्टेटमेंट भी यही है, मैंने जो बता दिया कौन सा वर्ड यहाँ नहीं है। यहाँ पे जो है कि बजट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। बाकी एप्रोप्रिएशन बिल, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बट नॉट डिफाइंड। मेंशन तो है, ये मेंशन है बट ये डिफाइंड नहीं है। और बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि हमें यहाँ से बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है कि करेक्ट नहीं है। यहाँ पे हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, जो रॉन्ग कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है वो बताना है रिगार्डिंग दी कंट्रोल ऑफ द पावर ऑन द बजट। मीन जो है कि बजट को कितना पार्लियामेंट कंट्रोल करता है उसके ऊपर स्टेटमेंट्स दी गई है, और हमें बताना है इनमें से गलत कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट दिखाते हैं, पढ़ते हैं, जो की बात कर रहा है पार्लियामेंट डज नॉट हैव एनी रोल इन द क्रिएशन ऑफ द बजट। तो पहला स्टेटमेंट जो है कि क्रिएशन ऑफ द बजट, तो यहाँ से इससे कंफ्यूज बात हुई है कि सारे जनरल डिस्कशन और ये सब जो है कि सब कुछ वहाँ टेक प्लेस हो रहा है। तो पार्लियामेंट जो है कि प्ले कर रहा है रोल कि बजट को क्रिएट कर रहा है। ये बजट को क्रिएट करने का काम किसका है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का। यहाँ पे जो भी वोट एंड ग्रांट सारी मिनिस्ट्रीज बना के देती हैं, यहाँ पे खाली इस पर जनरल डिस्कशन होता है। जो है कि यहाँ पे देखिए जो 6 स्टेजेस थी, जहाँ प्रेजेंटेशन होगा, जनरल डिस्कशन होगा, स्टनाइज कमिटीज जो है कि सब कुछ करेंगी, एप्रोप्रिएशन बिल जो कि मेन है, जो कि बिल को अप्रूवल देंगे ये लोग कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएगा। तो ये रोल होता है पार्लियामेंट का, ना कि क्रिएशन में होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है कि आपका सही है। तो डज नॉट रोल इन द क्रिएशन ऑफ बजट, जो है कि ये हो जाएगा। फिर जो है कि सेकंड देखें, पार्लियामेंट के पास पावर है मूव ऑन दी चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन दी कंसोलिडेटेड फंड। मीन जो है कि पार्लियामेंट के पास क्या पावर है कि वो कंसोलिडेटेड फंड पे मूव कर सकते हैं। तो ऐसा कोई पावर डिटरमाइन नहीं है पार्लियामेंट के साथ। यहाँ डिस्कस करके अथोराइजेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के साथ जो है कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज करते हैं। यहाँ चार्ज अपॉन होता है, मीन जो है कि हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी जो है कि मीन कोई भी एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत था, तो यही हमारा नॉट करेक्ट बताना था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देन जो है कि अदर टू स्टेटमेंट कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है इम्पोज करने के लिए टैक्स विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यस जो है कि सर्टेन इनडायरेक्ट टैक्स तो लगाए जाते हैं, पर सबका रिकमेंडेशन चाहिए, प्रेसिडेंट का जो है कि अप्रूवल चाहिए। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट भी यही कह रहा है कि इसके पास कोई पावर नहीं है इंक्रीज करेगा टैक्स और रिकमेंडेशन। तो जो है कि ये भी इंक्रीज करने के लिए भी मीन्स विदाउट अथॉरिटी जो है, विदाउट आपकी अथॉरिटी और इन अकॉर्डेंस इन लॉ रहना है, इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ये जो है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रीवियस सेशन में हम लोग इसका आर्टिकल पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट भी आपके सही है कि पार्लियामेंट के पास कोई स्पेसिफिक पावर नहीं है। तो यहाँ बी हमारा आंसर हो जाएगा। जिसका स्टेटमेंट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि एनुअल स्टेटमेंट जो है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आर्टिकल 112 के सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि जो भी आपके चार्ज होंगे अपॉन दी कंसोलिडेटेड ऑफ फंड नॉट सबमिटेड टू दी वोट ऑफ द पार्लियामेंट, जो है कि वोट ऑफ पार्लियामेंट के लिए वो जो नहीं होते हैं, बट देयर कैन बी डिस्कशन ऑन दी आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मीन लोकसभा और राज्यसभा में उसकी डिस्कशन हो सकती है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। देन जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल बिल्स। यहाँ पे जो है कि मेथड बताना है हमें कि किस किस तरीके से, जैसे देखिए सर्टेन मेथड्स, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक डिसीजन नहीं है कि यहाँ पे मेथडोलॉजी है। यहाँ पे हमें बताना है कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल कैसे करती है फाइनेंस को, मीन्स हमारा फाइनेंस सिस्टम ऑफ इंडिया है उसके कुछ तरीके, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गया है ना, पब्लिक अकाउंट्स है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है। तो ये सब चीजें हैं। तो पहला जो है कि स्टेटमेंट आपको बात कर रहा है
कि प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द पार्लियामेंट, तो यस इट इज द करेक्ट, इसी से तो हमारा पूरा यूनियन बजट डिटरमाइन होता है। देन जो है कि बात कर रहा है कि विड्रॉवल ऑफ द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली पासिंग आफ्टर द अप्रोप्रिएशन बिल, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है जो कि हमारे बजट प्रिपेयर करने का फिफ्थ स्टेज है, इसके बाद ही जो है कि वो फाइनेंशियल बिल बन जाता है। देन फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो गए। देन थर्ड इज सेइंग कि प्रोविजन ऑफ द सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, ये सप्लीमेंट्री ग्रांट्स क्या होते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है मीन्स जो है कि कोई प्रोजेक्ट रनिंग है और उसमें जो है कि आपको एडिशनल ग्रांट में जो है कि ज्यादा पैसा लग रहा है, तो उस रनिंग प्रोजेक्ट में या कोई रनिंग स्कीम में जो एडिशनल मनी दिया जाता है उसको सप्ली ग्रांट कहते हैं, सप्लीमेंट्री ग्रांट। देन वोट एंड अकाउंट, जो भी मतलब आप वोट एंड अकाउंट का मतलब होता है जैसे आप बजट के पहले मीन जो है कि बजट प्रेजेंट होने के पहले अगर मनी का शॉर्टेज पड़ गया है, मनी शॉर्ट पड़ गया है गवर्नमेंट को, तो वो जो है कि थोड़ा ग्रांट ले लेती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, एडजस्ट करेगी बाद में बजट में। तो ये जो है कि आपका प्रोविजन सही है, ये तीनों स्टेटमेंट आपकी सही है। देन जो है कि कह रहा है कि पीरियोडिक और द मिड ईयर रिव्यू जो है कि आपका होगा प्रोग्राम पॉलिसी अगेंस्ट द मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट एक्सपेंडिचर बाय द पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो है कि अदर अदर हमारे जो है कि मैकेनिज्म है, जैसे देखिए हमारी एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, ये सब बैंकिंग का रोल है, जैसे आरबीआई का रोल हो गया, तो ये हमारे पार्लियामेंट का नहीं है, आरबीआई का रोल है। जैसे आपके इन्फ्लेशन टारगेट हो गए, वो जो है कि कंट्रोल में रहने चाहिए। फिर जो है कि अदर्स जैसे सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ये सब जो है कि हमारे मेजर्स हैं जो हमारे हमारे मॉनेटरी पॉलिसी को देखते रहते हैं, मीन जो है कि हमारे फाइनेंशियल फिजिकल हेल्थ हो गया इन सबको, तो ये पार्लियामेंट के अंडर नहीं आता है, तो फोर्थ गलत हो जाएगा। देन जो है कि फिफ्थ कह रहा है कि इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल बिल इन द पार्लियामेंट, यस इट इज ऑल्दो द करेक्ट स्टेटमेंट जो कि हमारे आर्टिकल 117 में मेंशन है कि कोई भी फाइनेंशियल बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पार्लियामेंट आइदर हाउस, जो कि लोकसभा और राज्यसभा में। यहाँ 1 2 3 5 आपका सही हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जो आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन एक बार ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं, जिसमें आर्टिकल देखिए प्रोविजन लिखा हुआ आर्टिकल 114 में कि कोई मनी जो है कि विड्रॉ नहीं हो सकता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विदाउट एप्रोप्रिएशन बिल। देन 115 एंड 16 में लिखा हुआ है कि आपके सप्लीमेंट्री ग्रांट्स और जो है कि वोट एंड अकाउंट होंगे। देन 107 में लिखा है कि इंट्रोडक्शन और पासिंग ऑफ द बिल के बारे में लिखा हुआ है, और 111 में क्या लिखा हुआ है, एसेंट ऑफ द बिल, मीन प्रेसिडेंट के एसेंट ऑफ द बिल की जरूरत होती है, प्रेसिडेंट चाहेंगे तभी एसेंट देंगे, एसेंट देंगे तो वो एक्ट बन जाएगा, बिल पास माना जाएगा, विद होल्ड कर सकते हैं और जो है कि रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी थी, और बाकी आने वाले डिस्कशन में भी और डिटेल में प्रेसिडेंट के जब पावर पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि क्या क्या वीटो पावर्स है प्रेसिडेंट के पास। बाकी ये सब आर्टिकल वाले चैप्टर में मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो वहां से आप रेफर कर सकते हैं। देन जो है कि प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल बिफोर द स्टेटमेंट, जो कि आर्टिकल 112 है, तो यहाँ से हमने इतनी चीजें देख ली। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि आपका एनुअल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कि हमारा यूनियन बजट जो है कि अगर पास नहीं हो रहा है लोकसभा से, तब क्या होगा। तो गिवन ऑप्शन में से अगर मान लीजिए यूनियन बजट जो है कि प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट पास नहीं कर पाती है लोकसभा में, देन इट मीन्स कि उस गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है, देन जो है कि देन प्राइम मिनिस्टर को आपके रिजाइन करना पड़ जाएगा। तो ये चीज आप याद रखेंगे, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है कि सबमिट कर देंगे अपना रेजिग्नेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका डी आंसर हो गया। बजट पास करना हर साल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन मूविंग आउट टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि यहाँ पे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि प्राइवेट मेंबर बिल इज प्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो है कि प्राइवेट मेंबर जो है कि बिल के बारे में कह रहा है कि कोई भी प्राइवेट मेंबर आपके बिल को जो है कि इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि कह रहा है बिल प्रेजेंटेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि नॉट इलेक्टेड है बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, मीन जो है कि नॉमिनेटेड मेंबर जो है कि बिल को इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते हैं। देन जो है कि आपका रिसेंटली जो है कि प्राइवेट मेंबर बिल जो है कि पास हुआ है फर्स्ट टाइम, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्राइवेट मेंबर बिल जो है कि पास हो चुके हैं अब तक। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो इसका जो है कि डी आंसर होगा कि नाइदर वन नाइदर टू, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत है, कोई भी इसमें से करेक्ट नहीं है। तो आप इसको जो है कि ब्रीफली एक बार पॉज करके यहाँ से एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। देखिए डजन ऑफ बिल जो है कि प्राइवेट मेंबर बिल पास हो चुके हैं, और कोई भी जो है कि प्राइवेट मेंबर बिल जो है कि प्रेजेंट होता है बाय एनी मेंबर जो है कि अदर देन मिनिस्टर हो, तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ से जो है कि गलत होगा। देन जो है कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बात कर रहा है इकोनॉमिक सर्वे पे। एन इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड पार्लियामेंट एवरी ईयर। ये देखिए मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि हमारा बजट जो है 1 फरवरी को प्रेजेंट होता है, और उसे एक दिन पहले जो है कि 31 जनवरी को जो है कि क्या होगा,
आपका इकोनॉमिक सर्वे होगा, तो बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट फॉर द अपकमिंग ईयर, मीन जो भी अपकमिंग ईयर में आने वाला बजट होता है उससे एक दिन पहले ही हम इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दैट ईयर, मीन जो है कि इकोनॉमिक सर्वे करंट ईयर का पास होता है, मीन जो है कि जैसे अभी 25 था 2025, तो हमारे पास 2024-25 का जो है कि इकोनॉमिक सर्वे जो है कि रिलीज हुआ था। एंड जो है कि हम 2025 में तो हमारा बजट 25-26 के लिए रिलीज हुआ है, तो ये चीज आप डिफरेंस याद रखेंगे, इसका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक्सप्लेनेशन आप ब्रीफली देख सकते हैं। देन जो है कि वोट एंड अकाउंट पे है, वोट एंड अकाउंट क्या करता है मैंने आपको समझाया, जो है कि क्या करेगा, विड्रॉ करेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर ए स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड, मीन जो है कि स्पेसिफिक टाइम के लिए जो है कि थोड़ा सा बजट जो है कि कम पड़ रहा है बिफोर दी प्रेजेंटिंग ऑफ मीन नेक्स्ट बजट से पहले जो है कि आपका पैसा कम पड़ रहा है, तो आप जो है कि वोट एंड अकाउंट करके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल सकते हैं, जो कि आर्टिकल 116 में इसका मेंशन है। देन इट इज द रिपीटेड क्वेश्चन, सो हम अगर आप वीडियोस को देखते हैं तो हम रिपीटेड क्वेश्चन को थोड़ा स्किप करके अपना टाइम सेव करते हैं ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा एनर्जी दे सकें। तो यहाँ से करते हैं इनको स्किप और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा है डिफरेंस बिटवीन दी वोट एंड अकाउंट और इंटरिम बजट, हमें जो है कि डिफरेंस बताना है वोट एंड अकाउंट में और इंटरिम बजट में। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया क्या है, पैसे कम पड़े मीन जो है कि मनी शॉर्ट पड़ा, तो हमने जो है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल के बजट के अपना जो है कि प्रोविजन को पूरा कर लिया। पर इंटरिम बजट क्या है, इंटरिम बजट का ऐसे समझिए, मान लीजिए अभी जैसे रिसेंट में लोकसभा के जनरल इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, तो गवर्नमेंट के पास मीन जो है कि गवर्नमेंट का जो बजट था वो खत्म हो चुका था, पर इलेक्शन 4 महीने बाद थे, तो उसके बाद फिक्स नहीं है कि वही गवर्नमेंट आएगी, और मान लीजिए वही गवर्नमेंट भी आए या कोई ए बी कोई भी। देन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि वोट एंड अकाउंट यूज करता है स्टेबल गवर्नमेंट और इंटरिम बजट जो है कि केयर टेकर गवर्नमेंट यूज करती है। तो यहाँ पे देखिए केयर टेकर गवर्नमेंट क्या होता है, मीन जो है कि जो टेम्परेरी टाइम के लिए चूज की जाए, मीन जैसे हमारी जब पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो उस समय कह सकते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट थी। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, जो थोड़े पीरियड टाइम के लिए बने तो वो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है। तो यहाँ पे जो है कि ऐसा कुछ नहीं है, इंटरिम बजट आपकी स्टेबल गवर्नमेंट भी ला सकती है। तो ये जो है कि प्रोविजन आपका गलत हो जाएगा। ठीक, इसके बारे में डिफरेंस जान गए, तो ये क्वेश्चन हमारा गलत है। देन सेकंड कह रहा है कि वोट एंड अकाउंट ओनली डील करेगा एक्सपेंडिचर इन द गवर्नमेंट बजट, वाइल एन इंटरिम बजट जो है कि इंक्लूड करता है एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट दोनों। तो ये मैंने जैसा कि बताया, ये बिल्कुल बजट की तरह होता है जिसमें दोनों ही, ये आपका बजट की तरह होता है जिसमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों की बात होगी, मीन रिवेन्यू रिसीट, एक्सपेंडिचर रिसीट और कैपिटल रिवेन्यू, ये सब जो है कि बातें होंगी। तो ये स्टेटमेंट आपका सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका प्रोविजन आप जो है कि यहाँ से एक्सप्लेनेशन ब्रीफली पढ़ सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है आपके एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेंडिचर जो कि सबमिटेड टू द पार्लियामेंट इन द फॉर्म ऑफ, तो ये जो है कि डिमांड ऑफ द ग्रांट्स, डिमांड फॉर द ग्रांट्स में जो है कि सबमिट करते हैं, मीन जो है कि कोई भी मिनिस्ट्री हो गई आपकी, वो अपने डिमांड ग्रांट में सेव करती है। देन जो है कि मिनिस्ट्री जो कि इसको जो है कि स्क्रूटनाइज करके जो है कि देन एप्रोप्रिएशन बिल बना के जो है इनकी फाइनेंशियल बिल हमारा बजट पास होता है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, ये क्या होते हैं, एस्टिमेट फॉर एनी एक्सपेंडिचर जो कि सबमिट होते हैं पार्लियामेंट में, जो कि डिमांड के फॉर द ग्रांट्स में जो है कि डिमांड करते हैं कि हमें इतने इतने पैसे चाहिए। तो ये जो है कि डीएस का आंसर होगा, जो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो कि हमारे आर्टिकल 113 में लिखा हुआ है कि जो भी एस्टिमेट्स होंगे वो जो है कि लोकसभा में फॉर्म ऑफ द डिमांड द ग्रांट लिखेंगे जाएंगे, और फिर इसके बाद जो है कि इनके पास लोकसभा के पास पावर है पास और रिजेक्ट करने का। तो जो है कि यहाँ से देख सकते हैं ब्रीफली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें से नॉर्मल लेजिस्लेशन जो है कि हमारा नॉर्मल फाइनेंशियल लेजिस्लेशन है, कौन सा इसमें से जो है कि स्टेप जो है कि इंक्लूड नहीं करता है। तो यहाँ पे देखते हैं प्रेजेंटेशन है, डिस्कशन है, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन है, फाइनेंशियल बिल है। यहाँ वोट एंड अकाउंट जो है कि हमारे बजट वाले प्रोसेस में नहीं आता है, तो फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए फोर्थ इसमें नहीं है, 1 2 3 5 सही है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने आपको ब्रीफली बता रखा है। तो यहाँ से पढ़ सकते हैं आप। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रियर सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग अ बिल इन द पार्लियामेंट ऑन, मीन जो है कि हमें प्रेसिडेंट की पीरियर कंसर्न भी जो है कि पहले से ही हमें प्रेसिडेंट को एडवांस में बताना पड़ेगा इनमें से किस किस बिल को इंट्रोड्यूस करते हुए। तो यहाँ देखिए फॉर्मेशन अगर हम न्यू स्टेट करना है, ये सब जो है कि हमने आर्टिकल जब पढ़े थे, आर्टिकल 1 2 4 वाले क्वेश्चंस पढ़े थे अपने यूनियन टेरिटरीज वाले, तो वहां जो है कि मेंशन किया गया था कोई नया स्टेट बनाना है तो आपको प्रेसिडेंट को बताना होगा। बस जो है कि अगर नेम वेम चेंज करना है तो इसके लिए नहीं बताना होगा, पर नए स्टेट को फॉर्म करने के लिए आपको जो है कि प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। तो पहला सही हो गया। कोई टैक्सेशन देना है तो ये भी बताया गया कि इसका भी जो है कि आपका प्रोविजन दिया गया है कि टैक्सेशन भी पार्लियामेंट सोलली नहीं कर सकती है। कोई बाउंड्री चेंज करनी हो तो ये भी जो है कि सही है कि कोई बाउंड्री चेंज करनी हो, और मनी बिल का तो आपको पता ही है,
इसके ऊपर डिस्कशन करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट सही है, इसमें हमें प्रेसिडेंट से पहले ही पूछना पड़ेगा। तो ये आपके चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, जिसका एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा हुआ है कि चारों मैटर्स में जरूरत पड़ती है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल इज रिलेटेड टू द यूनियन बजट। अब यहाँ पे यूनियन बजट में क्या से कौन से प्रोविजंस हैं, तो ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पे सेंसर मोशन है, कॉलिंग अटेंशन, कट मोशन और एडजर्नमेंट मोशन। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जो कि जान लेते हैं। देखिए इसका आंसर जो है कि क्या है आपका, जो है कि कोई भी प्रोविजन होता है यूनियन बजट से, तो ये सब जो है कि देखिए कॉलिंग अटेंशन होता है, कोई इंपॉर्टेंट मैटर हो गया डिस्कशन करने के लिए लोकसभा में, तब किया जाता है। एडजर्नमेंट हो गया कि जैसे सेशन को थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया जाए, मीन्स टेम्परेरी टाइम के लिए लोकसभा को टर्मिनेट कर रहे हैं, मीन जो है कि नेक्स्ट डेफिनेट टाइम देखिए कि इस टाइम पे अब डिस्कशन स्टार्ट होगी, अभी जो है कि एडजर्न किया जा रहा है, तो वो होता है। कट मोशन जो होता है ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो यूनियन बजट में पैसे कम करने के लिए, जैसे हो गया पैसे कम करने के लिए यूनियन बजट में, तो कट मोशन को अप्लाई किया जाता है। ये आपके टोकन, ठीक, पॉलिसी कट एंड जो है कि इकोनॉमी कट, तो ये 3 तरह के होते हैं, जो कि मैं अभी आपको जो है कि ब्रीफली बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है कि सेंसर मोशन जो है कि होता है आपका, कोई भी डिसअप्रूवल होता है किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी को लेके, या जो है कि कोई स्कीम को लेके जो है कि सेंसर मोशन रिलीज होता है, वो आपको क्रिटिसिज्म करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी का। तो ये हो गया कॉलिंग अटेंशन, मैंने बता दिया कि कोई भी इंपॉर्टेंट अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस होगा तो उसको डिस्कस करने के लिए होता है। अर्जेंटमेंट जो है कि कोई भी ड्रॉ अटेंशन करने के लिए मैटर ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस, या जो है कि आपका जो अर्जन करते हैं स्पीकर टेम्परेरी टाइम के लिए आपके लोकसभा को, कि अब नेक्स्ट टाइम जो मिलेंगे तो इस इंपॉर्टेंट मैटर पर डिस्कशन होगा। देन कट मोशन जो है कि देखिए यहाँ पे जो कि ब्रीफली जो मैंने बताया, ये फाइनेंशियल बिल को कट करने के लिए होते हैं, ये टोकन होता है, पॉलिसी होता है, एंड ये फ्रीगिलिटी लिखा हुआ है तो इसको इकोनॉमिक कट ही बोलते हैं। इकोनॉमिक कट मोशन जो है क्या होता है, इसमें आप बिल को रिड्यूस करते हैं, मीन जो है कि जो भी आपका मनी बिल है, मीन जो है कि वो वहाँ पे जितने भी एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस करते हैं, क्योंकि आप उससे कम पैसे में जो है कि उस स्कीम प्रोजेक्ट को अच्छे से एफिशिएंटली चला सकते हैं, तो इसलिए पास किया जाता है। पॉलिसी कट क्या होता है आपका, पॉलिसी कट 1 रुपये से जो है कि किया जाता है, जो कि आपका क्रिटिक्स होता है कि ये पॉलिसी जो है कि बिल्कुल ही डिवैल्यू हो चुकी है, इस तरह की चीजें होती है जो पॉलिसी कट में आती है कि ये स्कीम को जो है कि चेंज किया जाए, ये भी एक तरह का क्रिटिक है। देन टोकन मनी मीन्स 100 रुपीज से बिल को रिड्यूस करते हैं कि इसको जो है कि प्रोविजन जो है कि चेंज किया जाए अमाउंट बजट को, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि ये मैंने आपको बता दिया कट मोशन क्या होता है, कोई भी प्रपोजल रिड्यूस दी एक्सपेंडिचर बजट, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। देन यहाँ पे देखिए 118 क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे मैचिंग करना है, हमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ पे करेंगे पॉलिसी कट मोशन क्या है, रिड्यूस करना है आपको 1 रुपये से, तो यस इट इज द करेक्ट मैचिंग। इकोनॉमी कट क्या है, ये आप जो है कि डिमांड करेंगे स्पेसिफिक अमाउंट से, तो ये भी करंट है जो कि ऊपर लिखा था, फ्रीगिलिटी लिखा था, तो ये वही चीज है। देन टोकन मनी 100 रुपीज से कट करते हैं कि आप इस बजट को कम कीजिए, यहाँ पे एक्सेस बजट आपने दे रखा है, तो ये तीनों जो है कि आपके कट मोशंस होते हैं जो कि बजट में पास होते हैं। देन वोट एंड अकाउंट जो है कि मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट्री के सैंक्शन नहीं है, ये आपका टेम्परेरी अप्रूवल है सॉर्ट ऑफ मनी से, तो यहाँ से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है कि मनी निकालती है गवर्नमेंट, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया ब्रीफली। देन दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन कि यहाँ पे कॉलिंग अटेंशन या ये सब की बात है, जो कि एडजस्टमेंट मोशन होता है आपके टेम्परेरी टाइम के लिए, जो है कि लोकसभा को टर्मिनेट करके नेक्स्ट टाइम कॉलिंग करके कोई पब्लिक अर्जेंट क्वेश्चन जो है कि डिस्कस किया जाए। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है कि एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू, तो मीन जो है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे कैसे कैसे करती है, तो ये क्वेश्चन आर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, एडजस्टमेंट क्वेश्चन, तो यहाँ पे तीनों ही आपके ये टूल सही है कि पार्लियामेंट इस तरीके से इन 3 चीजों से टूल्स है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं जिसमें हम जो है कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन आर तो जानते हैं आप, क्वेश्चन आर में क्या होता है कि इंपॉर्टेंट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि स्टार क्वेश्चन, जो कि एस्ट्रिक से जो कि सिंबल डिनोट करते हैं स्टार क्वेश्चन, और दूसरे होते हैं अनस्टार क्वेश्चन, जो कि अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको समझा दूंगा। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मीन जो कि कोई भी क्वेश्चन के साथ कोई दूसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप पास कर सकते हैं, एडजस्टमेंट क्वेश्चन तो अभी हमने जान ही लिया, और क्वेश्चन आर को ही फॉलो करते हुए 0 आर पे जो है कि होता है, 0 आर में आप जो है कि अनलिस्टेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस सेशन में इसका क्वेश्चन देखा था। तो यहाँ से जो है कि ब्रीफली आप एक बार पॉज करके इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं कोई भी, जैसे देखिए यहाँ पे आ गया स्टार क्वेश्चन। अब स्टार क्वेश्चन में जो है कि मीन्स जो है कि एस्ट्रिक से डिनोट होता है, और इसमें जो है कि आंसर आपका जो है कि दिया जाता है ओरल में, मीन जो है कि यहाँ रिटर्न आंसर देने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपके स्टार्ट क्वेश्चन का 1 और 3 जो है कि करेक्ट हो जाएगा।
जो कि आपका करेक्ट आंसर है। बाकी यहाँ पे रिटर्न आंसर देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क नहीं किए जाएंगे, यहाँ किए जाते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क, आंसर डिस्कस नहीं होते हैं और स्पीकर का कोई कंट्रोल नहीं होता आंसर पे, तो ये दोनों भी गलत हो जाएंगे। यहाँ पे आंसर आपका बी सही है, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि एडजमेंट मोशन पे है, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं यहाँ से। देन जो है कि ये क्वेश्चन देखिए रूल्स ऑफ प्रोसीजर पे है, तो ये क्वेश्चन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम था। अभी जो है कि हम ये जान लेते हैं कि 184 रूल क्या कहता है बस। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी 184 रूल ऑफ दी, जो कि रूल प्रोसीजर बुक होती है, रूल प्रोसीजर बुक ऑफ दी लोकसभा राज्यसभा, उनमें जो है कि 184 में लोकसभा की बुक में लिखा हुआ है, मीन जो है कि कोई भी रूलिंग पार्टी है, मीन जो है कि वोटिंग टेक प्लेस कर रही है और रूलिंग पार्टी में कम फेवर में वोट गए हैं, मीन जो है कि कोई भी रूलिंग पार्टी उसके फेवर में कम वोट में है, तो वो जो है कि आप अपनी मेजोरिटी को लूज करना जैसे जो है कि शो करता है, तो वहां पे जो है कि उस रूलिंग पार्टी को रिजाइन करना पड़ सकता है, मीन जो है कि वो सरकार गिर सकती है। तो ऐसा प्रोविजन 184 में लिखा हुआ है, जो कि किसी भी डिस्कशन मैटर पे जो कि वोटिंग टेक प्लेस हो रही है, तो रूलिंग पार्टी अगर फेवर में अपने कम वोट पा रही है, देन इट में लूज दी रूलिंग पोजीशन, मीन जो है कि वहाँ रूलिंग पोजीशन की खतरे में आ जाती है। तो ये प्रोविजन आपके 184 में दिया हुआ है। देन तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए यही बात कर रहा है, तो कह रहा है कि रूल 337 मीन 377 जो है रूल्स एंड पोजीशन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन दी लोकसभा के ऊपर बात कर रहा है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मैटर्स जो है कि लोकसभा में एक दिन में इन वन डे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ द लोकसभा में जो है कि मैटर रेज किए जा सकते हैं। तो ये देखिए ये जो है कि पहले 20 थे पर इसको 20 से अब 30 कर दिया गया है, तो ये आप याद रखेंगे। अभी जो है कि मैक्सिमम जो है कि एक दिन में 30 मैटर्स जो है कि पर डे जो है कि हम एक दिन में रेस कर सकते हैं। तो इसका ब्रीफली एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। तो ये एक तो तीन जो दो चार इंपॉर्टेंट रूल होते हैं जैसे प्रीवियस ईयर में रहते हैं, तो उनको आपको याद रखना होता है, कभी भी इनसे जो है कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए हमें इनको पढ़ लेना चाहिए। तो याद रखेंगे रूल 337 क्या कहता है कि एक दिन में मैक्सिमम 30 जो है कि आप एक दिन रेस कर सकते हैं मैटर इन दी लोकसभा। देन जो है कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बात कर रहा है गिलेटिन जो है कि पार्लियामेंट में किस प्रोसीजर को कहते हैं, मीन्स जो है कि ये क्या होता है, जो कि आपका गिलेटिन होता है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में। इसका मतलब क्या होता है, तो ये होता है किसी भी डिबेट को स्टॉप कर देना, टू स्टॉप द डिबेट ऑन द बिल। कोई बिल पे कोई डिबेट चल रही है तो इसको स्टॉप करने में पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में इसको गिलेटिन कहा जाता है। तो गिलेटिन जो है कि देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं जो आपको समझनी है, एक होता है क्लोजर मोशन और एक होता है गिलेटिन। तो गिलेटिन जो है कि कोई भी आपका जो है कि अनडिस्कस क्लॉज है या जो है कि रेजोल्यूशन है जो कि ऑल्सो पुट टू वोट अलोंग द डिस्कस, जो है कि उसको जो है कि रोक देना, मीन जो है कि डिस्कशन का खत्म होने से पहले, तो ये गिलेटिन कहलाता है। अब क्लोजर मोशन क्या होता है कि मेंबर से द्वारा जो है कि कोई मोशन जो है कि मूव किया जाए टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन द मैटर बिफोर द हाउस, जो है कि आपके क्लोजर मोशन जो है कि इस क्लोजर मोशन का ही ये आपका गिलेटिन एक जो है कि पार्ट होता है। तो क्लोजर मोशन जो है कि डिबेट को कट डाउन करने के लिए, मीन जो है कि शॉर्ट टाइम पड़ जाए या जो है कि उस डिबेट का कोई जैसे मतलब प्रोविजन, मीन जो है कि कोई प्रोविजन जो है कि यूजफुल ना हो, तो ऐसे जो है कि क्लोजर मोशन चलाए जाते हैं उस डिबेट को, मीन उस बिल के ऊपर डिस्कशन को स्टॉप करने के लिए। और गिलेटिन जो है कि क्लोजर मोशन का ही पार्ट है जो कि स्टॉप कर देता है डिबेट ऑन द बिल। तो ये आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बात कर रहा है हमारे रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है जो कि हमें यहाँ से बताने हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि प्लानिंग कमीशन जो है कि अकाउंटेबल होती है पार्लियामेंट के लिए। तो यस, ये जो है कि हमारा जो है कि देखिए आपका प्लानिंग कमीशन कह रहा है अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट है, तो ये जो है कि स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो देखिए प्लानिंग कमीशन की जगह अब आ गया नीति आयोग जो कि हमारा थिंक टैंक है, तो ये जो है कि आपका गलत स्टेटमेंट है। ये जो है कि अकाउंटेबल नहीं होती है पार्लियामेंट के लिए। दो, ये जो है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में काम करती है, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई है जो कि अपने डे टू डे फंक्शन मैनेज कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। देन सेकंड कह रहा है कि प्रेसिडेंट जो है कि मेक कर सकते हैं ऑर्डिनेंस व्हेन आइदर ऑफ द हाउस जो है कि सेशन में नहीं है। यस, जो है कि ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट तभी बना सकते हैं जब दोनों हाउस जो है कि पार्लियामेंट में नहीं है, जैसे लोकसभा या राज्यसभा, इनमें से कोई एक प्रेजेंट नहीं है या इनमें से कोई एक प्रेजेंट है एक नहीं है, तो ऐसे जो है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जो है कि बना सकते हैं, जो कि कहाँ मेंशन है आपके आर्टिकल 123 में जो है कि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट पे मेंशन है ये। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। बाकी देखिए सुप्रीम कोर्ट के मिनिमम एज के अपॉइंटमेंट में मिनिमम एज बात कर रहा है, तो ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। यहाँ पे क्राइटेरिया है कि वो 5 ईयर तक हाई कोर्ट जज हो या 10 ईयर तक एडवोकेट हो, और जो है कि अदर कंडीशन है जैसे जूरिस्ट हो, डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो इन द आई ऑफ द प्रेसिडेंट, तब जो है कि उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई।
देन जो है क्या है कि एनडीसी जो है कॉन्स्टिट्यूट होती है अंडर दी या कॉन्स्टिट्यूटेड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ऑफ द ऑल स्टेट, तो ये भी गलत है। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में काम करती है। यहाँ पे बी स्टेटमेंट सही होगा और बाकी तीनों गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, आर्टिकल 123 में ये प्रोविजन मेंशन है। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, यहाँ पे हमें बताना है कि सर्टेन स्टेटमेंट दी गई है और हमें करेक्ट बताना है। तो पहले कह रहे हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा आर्टिकल 31 में था, अब एक फंडामेंटल राइट मिल रहा है एज ऑफ नाउ। यस, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो कि 31 आर्टिकल स्क्रैप डाउन कर दिया गया था। अब ये कौन से अमेंडमेंट से होता था, आप जो है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए और ये बताएं ये जो है ये अब क्या है, हमारा एक लीगल राइट है जो कि आर्टिकल 300A के अंडर आगे है, जो कि लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। फिर राज्यसभा कैन नॉट स्टॉप ए फाइनेंशियल बिल, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, जो कि फाइनेंशियल बिल को स्टॉप नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो है कि उनके पास 14 डेज का टाइम होता है जिससे वो कंसीडर करने के लिए बिल को वापस भेज सकते हैं रिकमेंडेशन के साथ, और वो भी लोकसभा चाहे तो उसको कंसीडर करे या विदाउट अमेंडमेंट जो है कि उस बिल को पास कर सकती है। देन जो है कि थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि प्रियम्बल में सेकुलर और डेमोक्रेटिक जो है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि हम जानते हैं जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 का था, उसने जो है कि सेकुलर, सोशलिस्ट और यूनिटी ऑफ द नेशन की जगह, यूनिटी ऑफ नेशन की जगह क्या किया था, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी वर्ड जो है कि ऐड किया था। तो यहाँ पे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ऐड किया गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। देन कह रहा है कोई भी डिस्प्यूट होगा पार्लियामेंट का रिजॉल्व किया जा सकता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो ये कोई ऐसा भी कोई प्रोविजन नहीं है। यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है, ज्वाइंट सिटिंग का, जो कि प्रिसाइड करते हैं स्पीकर, और स्पीकर के पास कोई ऐसी सोलली पावर नहीं है कि दोनों हाउस के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डेडलॉक हो रहा है, कोई डिस्प्यूट हो रहा है, तो स्पीकर उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 करेक्ट होगा, 3 और 4 गलत हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 एंड 2। तो ए आपका आंसर हो जाएगा, जिसका ब्रीफली आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट इज, तो सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट रहता है, मीन जो कि कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं करती है। यहाँ पे जो है कि सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट अंडर आता है, अंडर दी हाउस में जो कि लोकसभा और राज्यसभा, ये जो है कि एम्पावर है अपने इसके जो है कि सर्टेन प्रोविजंस और इनके अपॉइंटमेंट बनाने के लिए, जो कि हमारा आर्टिकल 98 जो है कि इसी पे स्पेसिफाई ये करता है कि हर हाउस के पास एक सेपरेट सेक्रेटरीट रहेगा जो कि इंडिपेंडेंट रहेगा गवर्नमेंट के लिए। और ये सेक्रेटरीट बनाए किस लिए जाते हैं, आपके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है कि देखे जाते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को जो है कि रन करेंगे, इसलिए सेक्रेटरीट बनाए जाते हैं, जो हमारे सेक्रेटरी जनरल बनते हैं और बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। ये ब्रीफली याद रखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड टू द सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना है कि करेक्ट क्या है। तो आइए देखते हैं, पहले स्टेटमेंट कह रहे हैं कि कॉमन पोस्ट में बी क्रिएटेड फॉर द सेक्रेटरीट ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा कि क्योंकि यहाँ पे कॉमन पोस्ट जो है कि क्रिएट करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि पोस्ट ऑफ द सेक्रेटरीट में कॉमन पोस्ट जो है कि, हाँ, तो यहाँ पे जो है कॉमन पोस्ट क्रिएट की जा सकती है, जैसे सेक्रेटरीट जनरल होंगे तो ये सब कॉमन पोस्ट क्रिएट की जा सकती है। देन पार्लियामेंट हैज द राइट टू रेगुलेट द सर्विस ऑफ द कंडीशन ऑफ द सेक्रेटरीट ऑन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये भी सही है, आपका जो है कि पार्लियामेंट को रेगुलेट करने की पावर देता है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ ब्रीफली पढ़ सकते हैं, जो कि आर्टिकल 98 के फर्स्ट सेक्शन में लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है कि सबका एक सेपरेट सेक्रेटरीट स्टाफ होगा, ठीक, जो है कि वहाँ पे कोई भी जो है कि क्रिएशन ऑफ द पोस्ट जो है कि बोथ हाउस कॉमन टू द बोथ ऑफ हाउस पार्लियामेंट जो है कि आपके आर्टिकल 98 के सेक्शन 2 में जो है कि लिखा हुआ है कि कॉमन पोस्ट क्रिएट की जा सकती है। यहाँ पे दोनों ही आपके स्टेटमेंट सही है, जो ब्रीफली आप एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट बात कर रहा है कि सॉवरेनिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्टेड बाय, मीन जो है कि हमारे इंडियन पार्लियामेंट, सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, फुल्ली इंडिपेंडेंट। तो ये रेस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं हमारे यहाँ पे चेक एंड बैलेंस की रूल है, हम जो है कि प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हैं, है ना, इन सब ये सब प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। चेक एंड बैलेंस हो गया, और हमारा सबसे बड़ी बात है कि पार्लियामेंट जो है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो किया जाता है, कि जो लिमिटेड पावर ऑफ द गवर्नमेंट होती है, लिमिट पावर को लिमिट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पावर को लिमिट करता है। तो एक फ्रेज दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और ये सॉवरेनिटी जो है कि कौन करता है, ये हमारे जुडिशियल रिव्यू के थ्रू सुप्रीम कोर्ट इसको जो है कि रेस्ट्रिक्ट कर देती है। और कैसे करती है, जैसे मान लीजिए कोई भी लॉ बनाया है, उसके जो है कि आप जो है कि फेयरनेस को, है ना, सोसाइटी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन या बेसिक स्ट्रक्चर को वॉइड तो नहीं कर रहा है,
तो जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि सॉवरेनिटी को रेस्ट्रिक्ट करती है। बाकी ऑप्शन जो है कि गलत है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है कि क्रिटिक्स करने के लिए और जो कि गवर्नमेंट को प्रॉपरली स्ट्रक्चरली फंक्शन करने के लिए होते हैं। देन पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ से आप ब्रीफली पढ़ सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं कि गोल्डन जुबली जो है कि इंडियन पार्लियामेंट की कब बनाई गई थी। तो ये आपका जो है कि अभी 2002 में गोल्डन जुबली मनाई गई थी। गोल्डन जुबली का मतलब 50 ईयर्स ऑफ दी पार्लियामेंट। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हमारा पार्लियामेंट 13 मई 1952 को कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, और जिसकी गोल्डन जुबली मनाई गई है 13 मई 2002 को। तो ये आप याद रखेंगे। फिर ये कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच आर्किटेक्ट हैज डिजाइन द न्यू बिल्डिंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट की न्यू बिल्डिंग किसने डिजाइन की है। तो यहाँ पे आपके बिमल पटेल जी हैं। इन्होंने हमारे नए बिल्डिंग जो पार्लियामेंट की बनी है, देखिए पुरानी वाली क्या है, सर्कुलर फॉर्म में है, नई वाली ट्रायंगुलर फॉर्म में है, जो कि दोनों आसपास ही यहाँ पे एक कॉरिडोर सा है, तो ये दोनों आसपास ही है, साइड बाई साइड। तो यहाँ पे जो है कि बिमल पटेल जी ने जो है कि इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को जो है कि डिजाइन किया है, जो कि यहाँ देख सकते हैं, और जो कि 2023 में प्राइम मिनिस्टर ने इस बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया था। और प्रीवियस बिल्डिंग जो है कि डिजाइन हुई थी ब्रिटिश आर्किटेक्ट जिनका नाम है सर एडविन ल्यूटेंस और सर हर्बर्ट बेकर, जो कि ये नाम याद रखेंगे, जो कि ओल्ड बिल्डिंग को बनाने वाले थे, और नई बिल्डिंग को बिमल पटेल जी बनाने वाले हैं। यहाँ देखिए वी है चाहे बी है तो बहुत सेम है, पर आपको याद रखना है बिमल पटेल नाम याद रखना है। देन जो है कि सर्टेन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, जो कि इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है, उसके बारे में सर्टेन स्टेटमेंट दी है, और हमें बताना है कि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। देखिए पहली बात करें कि ये कोई एक ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है। अब ऑटोनॉमस बॉडी क्या होता है, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट रहती है, अपने डे टू डे फंक्शन को मैनेज कर सकती है, वो जो है कि ऑटोनॉमस बॉडी कहलाती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप इसीलिए बनाया गया है कि वो ऑटोनॉमस बॉडी है, वो अपने सारे फंक्शंस को इंडिपेंडेंटली देख सके, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर कह रहे फॉर्मर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम द मेंबर, तो ये भी गलत है। यहाँ पे लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन की बात है। तो यहाँ पे जैसे आप जो है कि लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है चाहे फॉर्मर मेंबर है, तो सबको ये एमपीज को दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका डी आंसर हो जाएगा, जो कि सी है। तो ये जो है कि बात आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, और यहाँ से इसका प्रोविजन आप देखिए, ये एक्सप्लेनेशन है, ये आपका होमवर्क कि इसके बारे में पूरा पढ़ लेंगे कि ये ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि फॉर्म हुई थी 1949 में, ठीक। तो और बाकी चीजें जो मैंने आपको इंपॉर्टेंटली समझा दी है, स्पीकर लोकसभा और मेंबरशिप लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन के बारे में जो है कि बात की गई है, देखिए जिसको एसोसिएट लाइफ मेंबर्स कहते हैं। तो इसको आप एक बार ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पार्लियामेंट्री पार्ट थर्ड का मीन जो कि थर्ड चैप्टर था उसका लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जो है कि हम पढ़ेंगे अपना पार्लियामेंट्री कमिटीज के सारे क्वेश्चन को। तो आइए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बात कर रहा है कि नेशनलिस्ट लीडर टू बी इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द सेंट्रल असेंबली 1925। तो ये कौन थे, आपके वित्तल भाई पटेल जी थे। मीन जो है कि कौन से नेशनलिस्ट लीडर थे जो कि स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925 सिलेक्ट किए गए थे। तो वित्तल भाई पटेल जी थे, जिनको जो है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है कि चूज किया गया था एज ए फर्स्ट स्पीकर, ठीक। तो ये जो है कि बात आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो इसी के साथ ये हमारा जो है कि पोर्शन कंप्लीट हुआ। आई होप जो है कि पार्लियामेंट के चैप्टर के ये जो मेनली हमारे पार्लियामेंट से रिलेटेड थे, देखिए पार्लियामेंट कमेटी भी इसी चैप्टर में आता है, बट पार्लियामेंट के जैसे लोकसभा, राज्यसभा और जो है कि कुछ अदर प्रोविजन से मनी बिल से रिलेटेड, तो वो सारे क्वेश्चन इन तीनों पार्ट में अच्छे से कवर है। तो आप इसको एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे तो होपफुली आपकी सारी चीजें जो है कि क्लियर हो जाएंगी, और ये आप अच्छे से टैकल कर पाएंगे। नाउ हम अपने जो है कि पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है कि इसमें क्या बात कर रहा है, और यहाँ पे देखिए जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती है इनके बारे में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, जैसा कि डिस्कशन में पहले भी करते आए, तो वहीं पे हम जो है कि क्वेश्चन के हिसाब से स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को वहीं देख लेंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो है कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन व्हाट वेज डज इंडिया पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए हमारी जो पार्लियामेंट है, हमने जो कि अब तक डिस्कशन में क्या जाना कि लोकसभा है, राज्यसभा है, ये हमारी जो है कि लेजिस्लेशन फंक्शन को तो परफॉर्म कर रही है, पर यहाँ पे जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन भी तो होगा। हमें जो है कि कैसे जो है कि
इनकी शेड्यूलिंग हो रही है टाइमिंग की, कब कब मीटिंग्स रखी जाएंगी, और बाकी मैनेजमेंट का काम है, और बहुत सारे अदर काम है। जैसे अंदर जो है कि मान लीजिए लोकसभा चैम्बर हो गया, ये राज्यसभा चैम्बर हो गया, इनमें जो है कि सारे ऑफिसर्स साइन होंगे, तो इनके डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए अभी इस एडमिनिस्ट्रेशन में खाली जो है कि आपका पेपर वर्क, बिलिंग वर्क नहीं आता है। जो लेजिस्लेशन पास होंगे उनके रिकॉर्ड रखना, यहाँ पे जो है कि आपके पूरी जो है कि सिक्योरिटीज आ गई, आपके जो है कि कैमरा जो है मेंटेन है, माइक मेंटेन है, बाकी जितने भी एमपीज आ रहे हैं उनकी अदर फैसिलिटीज का ध्यान रखना, हाउस कीपिंग का ध्यान रखना, तो ये सब मेंटेन होता है। तो यही क्वेश्चन जो है कि पार्लियामेंट्री कमेटीज इसीलिए बनाई जाती हैं कि जो हमारे सारे फंक्शन है वो अच्छे से परफॉर्म हो रहे हो। तो यहीं पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो इंडियन पार्लियामेंट जो है एक्सरसाइज करती है कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कंट्रोल होता है, तो यहाँ पे जो है कि आपका वो थ्रू पार्लियामेंट्री कमेटीज जो है कि उसको कंट्रोल किया जाता है। अब ये जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं ये हमारी मेजरली दो टाइप की होती हैं। अब ये दो टाइप की कौन से पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, पहली तो आपकी होती है स्टैंडिंग कमेटी। अब ये स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है, स्टैंडिंग कमेटी इज नथिंग बट जो है कि ये होती है आपकी परमानेंट, परमानेंट इन नेचर होती है। परमानेंट इन नेचर का मतलब ये जो है कि हमेशा जो है कि एग्जिस्ट करेंगी ही। और दूसरी होती है आपकी एड होक कमेटीज। एड होक कमेटीज क्या होता है, ये होती हैं आपकी टेम्परेरी इन नेचर, जो कि ये याद करने के लिए याद रखिए टेम्परेरी नेचर। इसका मतलब क्या होता है, एड होक का मतलब कि जो भी पर्टिकुलर टास्क मीन्स जो है कि पर्टिकुलर टास्क या जो है कि कोई भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए फॉर्म की जाएगी, एंड ऑन कंप्लीटिशन मीन जो है कि जब वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा तब इसको क्या कर दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा। ये सीज टू एग्जिस्ट मतलब ये जो है कि खत्म कर दी जाती है, इसको जो है कि खत्म कर दिया जाता है ऑन कंप्लीटिशन ऑफ दिस वर्क। तो यहाँ पे ये दो चीजें याद रखेंगे। और बाकी जो आपकी अभी स्टैंडिंग कमेटी होती है, आइए जो है कि इसको एक बार मैं जो है कि बता देता हूँ। स्टैंडिंग कमेटी टोटल जो है मेजरली जो है कि इसमें से आपकी 6 स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है ये याद रखेंगे, जो कि हमारे डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होती है परमानेंट नेचर, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ये जो है कि अमंग दी बाकी कमेटीज में सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है आपकी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। बाकी जो है कि फाइनेंशियल कमेटी होती है जो फाइनेंस मैटर को देखती है। कमेटी इंक्वायर हो गया कोई इन्वेस्टिगेशन और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को देखती है। स्क्रूटनाइज और कंट्रोल करना मीन जो है कि बिल को चेक करना और अदर जो है कि कैगबैक की रिपोर्ट चेक करना, अदर अदर टाइप की जो है कि स्क्रूटनी जो होती है उन सबको चेक करने का ये कमेटी काम करती है। बाकी कमेटी जो है कि डे टू डे बिजनेस को मेंटेन करे हाउस के, और जो कि हाउस कीपिंग कमेटी जो कि सर्विस कमेटी भी कहलाती है, जो कि हमारे पार्लियामेंट के इन सब फंक्शन को देखेगी, डे टू डे फंक्शंस को। बाकी जो है कि आगे जो है कि इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड पड़ेगी हम वहीं पे रिकॉल करेंगे। आप ये याद रखिए कि ये 6 कमेटीज होती हैं और इनके नेचर क्या होते हैं आपकी, देखिए यहाँ पे भी लिखा होगा ये एडहोक कमेटीज और स्टैंडिंग कमेटीज में आते हैं, जो कि परमानेंट होती हैं, और ये जो है कि कमेटी टेम्परेरी होती हैं जो सीज टू एग्जिस्ट कर जाएंगी अपने कंप्लीटिशन पे। तो इसी के साथ हमने पहला क्वेश्चन अपना देख लिया है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी अमंग द पार्लियामेंट। तो देखिए यहाँ पे एक और चीज इंफॉर्मेशन जो है कि बता दी जाए, ये जो कमेटीज होती हैं, ये जो कमेटीज होती हैं इनमें एक चीज याद रखिएगा, ये रेशियो मीन जो है कि लोकसभा टू राज्यसभा जो इनके मेंबर अपॉइंट होते हैं, जो मेंबर अपॉइंट होते हैं उनका रेशियो कितना होता है, 2:1 का होता है। तो इससे हमारे बहुत क्वेश्चन सॉल्व होने के चांस रहेंगे, जो कि आगे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। तो ये याद रखिएगा कि कमेटी का रेशियो कितना होता है, 2:1 मतलब 2 और 1 का रेशियो रहता है। मीन जो है कि मान लीजिए 30 मेंबर्स है किसी कमेटी में, तो 20 लोकसभा से होंगे और 10 राज्यसभा से होंगे। ये अप्रोक्स फिगर होता है कि मान लीजिए अभी यहाँ पे 22 मेंबर्स होंगे, ठीक। जैसे पब्लिक कमेटी में आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, उसमें 22 मेंबर्स होते हैं, तो 15 राज्यसभा के होते हैं और 15 लोकसभा से होते हैं, 7 जो है कि राज्यसभा से होती है, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। ये रेशियो बस मेंटेन होता है 2:1 का। कैसे, तो ये 21 का होता, तो अपने जो है कि यहाँ पे 14 होने चाहिए थे, यहाँ 7 होते, तब जो है टोटल 21, तो यहाँ पे 22 मेंबर थे, तो राज्यसभा को ज्यादा मेंबर दे दिए जाते हैं और लोकसभा को, सॉरी मैं बार बार राज्यसभा बोल दे रहा हूँ, तो लोकसभा के पास 15 है। तो ऐसे आपको याद रखना है, बस रेशियो याद रखना है 2:1 का, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन जो है कि टैकल हो जाते हैं, जो ऑप्शन में कमेटी के मेंबर्स में कंफ्यूजन दे तो उससे हम टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें लार्जेस्ट कमेटी बतानी है, तो लार्जेस्ट कमेटी होती है आपकी ये एस्टीमेट कमेटी, जिसमें होते हैं 30 मेंबर्स और वो सोलली होते हैं लोकसभा से। एस्टीमेट कमेटी में 30 मेंबर्स होते हैं और लोकसभा से होते हैं। बाकी आपके अकाउंट और अंडरटेकिंग में 22 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम दी लोकसभा एंड 7 फ्रॉम दी राज्यसभा। और पिटीशन कमेटी भी होती है जो मतलब पिटीशन पे काम करती है, जो कि आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं कितने मेंबर्स होते हैं इनके। पिटीशन कमेटी में भी आपके जो है कि टोटल जो है कि मेंबर कंसिस्ट करते हैं आपके 15 फ्रॉम दी लोकसभा एंड 10 फ्रॉम दी राज्यसभा। तो इसमें टोटल 25 मेंबर्स होते हैं और मोस्टली जो है कि
सबका टेन्योर जो है कि 1 ईयर का होता है। जैसे ये जो है कि आपकी कौन सी कमेटी है, अकाउंट कमेटी, जिसमें देखिए मैंने बताया 22 मेंबर, 15 लोकसभा राज्यसभा, और जिसका काम क्या होता है, ये आपके अप्रोप्रिएट अकाउंट से रिलेटिंग जो है कि रेलवे, डिफेंस सर्विसेज, ये आपके पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, अदर सिविल मिनिस्ट्री के रिपोर्ट्स को जो है कि ऑडिट करना, जैसे मतलब चेक करना, कैग की रिपोर्ट्स को चेक करना, ये सब इनके जो है कि फंक्शन होते हैं और इसका टर्म होता है 1 ईयर का। फिर जो है कि एस्टिमेट कमेटी का काम होता है, कोई भी एस्टिमेशन का वर्क हो गया, यहाँ पे देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट है कि अल्टरनेटिव पॉलिसी को सजेस्ट करना और एफिशिएंसी और इकोनॉमी इन दी एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी और जो है कि इकोनॉमी को चेक करना। मतलब एस्टिमेट से आप ऐसे लगा सकते हैं अंदाजा कि हिसाब बारे रखना, एस्टिमेट करना, तो यहाँ पे है जिसमें 30 मेंबर होते हैं टोटल। तो ये चीज हो गई। देन इसी तरीके से अपनी आपकी अंडरटेकिंग कमेटी है, जिसमें 15 और 7 हो गए, टोटल 22 मेंबर जो कि बताया मैंने। और इनके फंक्शन जो होते हैं ये होते हैं कि ये एग्जामिन करते हैं रिपोर्ट्स को, जो कि कोई भी स्पेसिफिक होगी 4th शेड्यूल में। 4th शेड्यूल कौन सा होता है, जो राज्यसभा सीट से जो है कि ऑथराइज होता है, और रूल्स एंड प्रोसीजर जो है कि और कंडक्ट बिजनेस इन दी लोकसभा से रिलेटेड कोई रिपोर्ट जो कैग द्वारा जो है कि पास ऑन की गई हो, और ऑटोनॉमी एंड इफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग, जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, या जो है कि वेदर अफेयर्स जो कि मेंटेन करे पब्लिक अंडरटेकिंग के, तो इन सब चीजों को ये फंक्शन जो है कि करती है। बाकी जो है कि आप एक बार पॉज करके ब्रीफली देख सकते हैं। और पेटिशंस का तो मैंने बता दिया, इसका जो है कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया यहाँ पे कि कोई भी जो है कि कमेटी जो है कंसीडर कर सकते हैं रिपोर्ट ऑन पेटिशन जो भी प्रेजेंट हुए हाउस में, तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो इसी तरीके से हमने 2 क्वेश्चन कर लिया। थर्ड क्वेश्चन ये है कि सबसे लार्जेस्ट कमेटी आपकी एस्टिमेट कमेटी, जिसमें मेंबर कितने हैं 30, वो भी टोटल लोकसभा से 30 मेंबर्स होते हैं, ये ऐसी कमेटी है। देन जो है टेन्योर पूछा गया है एस्टिमेट कमेटी का, तो ये हमने देखा कि 1 ईयर है टेन्योर, तो ये सब रिपीटेड क्वेश्चन हम स्किप कर देते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से विच इज नॉट अ टूल ऑफ द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहे हैं इसमें से पूछ रहा है टूल ऑफ पार्लियामेंट। टूल ऑफ पार्लियामेंट मतलब रेफर कर रहा है कि हमें कमेटीज बतानी है कि कौन कौन सी कमेटी इनमें से पब्लिक एक्सपेंडिचर से डील नहीं करती है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन गिवन है। अब देखिए पहली कमेटी है पब्लिक अकाउंट कमेटी, ऊपर से पढ़ के आए हैं, ये तो है कमेटी। दूसरा ऑप्शन दिया है कैग, तो ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। कैग जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 जो कि हम पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं, जिसमें यूनियन है, और उसके जो है कि पार्ट चैप्टर 5 में जो है कि आपका 148 से 151 आर्टिकल में जो है कि मेंशन है ये आपका कैग। तो ये तो जो है कि नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देन जो है कि एस्टिमेट कमेटी ऊपर से पढ़ के आया अभी, और ये सब जो है कि इनका जो है कि नेचर क्या है, आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर से ये लोग डील करते हैं। तो ये हमें याद रखना है, 5th का बी आंसर हो जाएगा, जिसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि मेंबर ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट आर टेकन फ्रॉम द लोकसभा एंड द राज्यसभा इन विच रेशियो। देखिए यहाँ पर रेशियो पूछ दिया गया है, तो रेशियो मैंने आपको बताया था क्या होगा, 2:1 का रेशियो होगा। तो ये आप रखेंगे 2, अगर लोकसभा से लिए जाएंगे 2 मेंबर, तो 1 मेंबर जो है कि आपका राज्यसभा से लेना पड़ेगा। ये जो है कि आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, जिसका जो है कि देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जैसे आपकी एस्टिमेट कमेटी होगी, पब्लिक कमेटी होगी, अंडरटेकिंग कमेटी होगी, इन सब के जो है कि 2:1 के रेशियो में रहते हैं। और कुछ कमेटीज को छोड़ के, जैसे आपकी टोटल जो है कि जो एस्टिमेट कमेटी है ये एक्सेप्शन में आती है, जिसमें 30 मेंबर टोटली कहाँ से हैं आपके आपके पूरे टोटली मेंबर हैं लोकसभा से। तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या बात कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑन द पब्लिक अकाउंट्स इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो यस जो है कि आपका जो है कि ये स्टेटमेंट है सही की, जो चेयरमैन होते हैं कमेटी ऑफ पब्लिक अकाउंट्स के, वो जो है कि अपॉइंट करते हैं लोकसभा के चेयरमैन। देन जो है कि पब्लिक अकाउंट कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा, और कोई कुछ मेंबर कह रहे हैं फ्यू मिनट मेंबर फ्रॉम द इंडस्ट्री और ट्रेड। तो ऐसी कोई कमेटी नहीं है जहाँ पे इंडस्ट्री और ट्रेड से मेंबर लिए जाए, तो ये इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगी। तो सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है। ये एक्सेप्शनल केस है, जब एडहॉक कमेटी बनती है तब उसमें कुछ एक्सपर्टीज मेंबर लेने के प्रोविजन है, तो वो उसमें रहता है। पर आपके जो है कि जितनी भी स्टैंडिंग कमेटीज हैं उनमें जो है कि बाहर के मेंबर्स नहीं आते हैं, वो सिर्फ सोलली लोकसभा और राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। इसके साथ जो है कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आप चाहे तो इसका एक्सप्लेनेशन एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द लोकसभा फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट कमेटी। जो है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए कितने मेंबर्स लिए जाते हैं लोकसभा से, तो यहाँ पे आपका आंसर है 15 मेंबर। टोटल मेंबर कितने होते हैं, 22 मेंबर्स होते हैं आपके पब्लिक अकाउंट कमेटी में,
और इसमें जो है कि 15 आपके लोकसभा से लिए जाते हैं और 7 फ्रॉम दी राज्यसभा। तो ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे जो कि यहाँ पे भी मेंशन है आपका। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, वो बात कर रहा है पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ दी पार्लियामेंट पे, जो कि स्क्रूटनाइज करती है। क्या स्क्रूटनाइज करती है? ये देखिए अकाउंट कमेटी है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। रिपोर्ट ऑफ द कैग की रिपोर्ट, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट कमेटी या कंटिजेंसी फंड। तो मैंने आपको बताया दो कमेटी जैसी है, अकाउंट कमेटी हो गई और दूसरी कंपटीशन कमेटी जो कि कैग के रिपोर्ट्स को आपके डिटरमाइन में जो है कि स्क्रूटनी और जो है कि इनको चेक करने का काम करती हैं। तो ये आप याद रखेंगे ये कौन सी कमेटी होगी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो कि रिपोर्ट ऑफ द कैग को जो है कि स्क्रूटनाइज और चेक करती है रिपोर्ट जो भी सबमिट करेंगे कैग द्वारा। तो जो है कि इसी के साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है आपका, while the member of the Rajya Sabha associated with the committee on the public account और जो है कि एंड पब्लिक अंडरटेकिंग, यहाँ पे दो कमेटी का नाम है। कह रहा है कि जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो एसोसिएट करते हैं आपके पब्लिक अकाउंट से और पब्लिक अंडरटेकिंग से, पर मेंबर जो है कमेटी ऑफ एस्टिमेट्स वो एंटायरली ड्रॉन होते हैं लोकसभा से। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है जो कि हम पढ़ के आए। यहाँ 30 मेंबर जो है एस्टिमेट कमेटी में टोटली जो है कि लोकसभा से होते हैं और यहाँ पे दोनों से रहते हैं 15 और 7 के रेशियो में। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। देन जो है कि सेकंड कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर जो होती है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर वर्क अंडर दी ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द कैबिनेट कमेटी ऑन द पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो यस जो है कि आपकी सही स्टेटमेंट है। जो भी कमेटी है कैबिनेट कमेटी ऑन द पार्लियामेंट्री अफेयर वो जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर के अंडर आती है। तो ये भी सही हो गया। देन जो है कि आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, थर्ड स्टेटमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर है वो नॉमिनेट करती है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द कमिटीज, काउंसिल, बोर्ड और जो है कि कमीशंस पे। तो ये जो है कि आर विच इज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वेरियस मिनिस्ट्रीज। तो यस यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही है। जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर है वो जो है कि इनके अंडर पे काम करवाता है और जो है कि आपके कमेटी हो गए, काउंसिल हो गए, बोर्ड मेंबर्स हो गए, इनको जो है कि नॉमिनेट करता है विच इज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द वेरियस मिनिस्ट्रीज। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट स्टेटमेंट है। जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है वही आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने बताया 22 मेंबर, 15 7, यहाँ 30 मेंबर और जो भी चीजें हैं हम यहाँ बात कर चुके हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि बात कर रहा है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन किसका? पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेन फंक्शन की बात कर रहा है। तो ये मेन फंक्शन होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्या? ये एग्जामिन करते हैं रिपोर्ट्स कैग की, फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रिपोर्ट ऑफ द कैग को जो है कि मेन फंक्शन काम है इनका। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये कोई अपॉइंटमेंट का और जो है कि पॉलिसी एग्जामिनेशन का काम नहीं करते हैं। पॉलिसी चाहे तो ये थोड़ा कंडीशन कमेटी जो होती है वो स्क्रूटनाइज कर सकती है। तो ये जो है कि आपको ध्यान रखना है। देन जो है इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि रिपीटेड है 12 और 13 क्वेश्चन पब्लिक अकाउंट कमेटी पे बात कर रहा है। इसको जो है कि पार्लियामेंट के रिपोर्ट्स को करती है और यहाँ पे रिपोर्ट जो है कि आपके स्पीकर जो है कि लोकसभा को जो है कि सबमिट करती है। ये जो है कि हमने ऊपर जो है कि ब्रीफली देखा है। तो ये आप याद रखेंगे, जो भी अकाउंट कमेटी होती है वो रिपोर्ट कहाँ किसको सबमिट करती है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा को। देन जो है कि ये भी वही क्वेश्चन है कि आपके जो है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है कि रिपोर्ट किसको प्रेजेंट करती है? तो वो जो है कि लोकसभा के स्पीकर को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे जो है कि देखिए यही मैचिंग दिया हुआ। अब यहाँ पे देखिए आप जो है कि थोड़ा रेशियो लगा के कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी कमेटी 16 की है, तो जो कि आपको पूछा है यहाँ पे स्पेसिफिक किया गया है। तो यहाँ रेशियो का नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिक किया गया पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होंगे। तो आपको पता है यहाँ पे 22 मेंबर होंगे। तो 15 और 7 वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो बी आंसर हो जाएगा, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन हो गया ये सब। तो ये सब हम स्किप कर दे रहे हैं क्योंकि यही पूछा है पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर है, वो रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे। तो ये सब हम ऊपर से करते हुए आ रहे हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि हु नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑन द इंडियन पार्लियामेंट। जो इंडियन पार्लियामेंट के पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है उसके चेयरमैन कौन अपॉइंट करते हैं? मैंने यहाँ पे बताया आपके स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है, यहाँ पे तो रिपोर्ट भी सबमिट रिसीव करते हैं और चेयरमैन भी यही अपॉइंट करते हैं। तो ये याद रखिएगा, जिसका एक्सप्लेनेशन ब्रीफली आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देन जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे सर्टेन लिस्ट 1 दी गई है और लिस्ट 2 दी गई है। तो हमें बताना है कि कौन सी कमेटी एडहॉक नेचर की है, कौन से परमानेंट नेचर की है। तो आइए इसमें जो है कि सामने सामने दिया रहता है तो मैचिंग करते हैं। मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। तो यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो है फाइनेंशियल कमेटी, जो कि हमारी एक फाइनेंशियल कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी होती है हमारी 6 जो हमने स्टैंडिंग कमेटी पढ़ी थी उसमें ही आती हैं ये। और बाकी डिपार्टमेंटल कमेटी तो स्टैंडिंग कमेटी है जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट कमेटी, जिसमें 24 डिपार्टमेंटल कमेटीज हैं। तो ये दोनों आप याद रखेंगे।
बाकी पेटिशन कमेटी है, ये फंक्शनल कमेटी है, मीन जो है कि ये फंक्शनल कमेटी इसलिए है क्योंकि ये जो है कि सर्टेन फंक्शन परफॉर्म हुए होते हैं तो उसी पे जो है कि ये एक्ट अपॉन करती है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी ज्वाइंट कमेटी ऑन दी स्टॉक मार्केट स्कैम, तो ऐसे जो है कोई भी कमेटी बन जाए कोई स्टॉक मार्केट के ऊपर, जैसे स्टॉक मार्केट स्कैम हो गया, या आगे बढ़ेंगे 2G स्कैम हो गया, या मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड कमेटी बनानी है कि एग्रीकल्चर पॉलिसी रिलेटेड कमेटी, तो ये सब जो है कि टेम्परेरी नेचर होती है, ये टेम्परेरी नेचर के लिए टेन्योर ऑफ 1 ईयर या 6 मंथ्स के लिए बनाई जाएंगी, जिनके जो है कि काम खत्म होने पे इस कमेटी को सीज कर दिया जाएगा कि अब ये कमेटी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है आपका कि मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर नॉट एसोसिएटेड विद, यहाँ पे जो है कि मेंबर ऑफ राज्यसभा किससे किससे एसोसिएट नहीं होंगे। तो पहला करें पब्लिक अकाउंट कमेटी, हम बढ़ते हुए आ रहे ऊपर से ही बार बार वही चीजें, 15 7 जो है कि राज्यसभा से है, अंडरटेकिंग में भी वही चीजें हैं, तो जो है कि आप ये याद रखेंगे। बाकी एस्टिमेट कमेटी में जो कि 30 मेंबर सोल्व होते हैं लोकसभा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अकाउंट कमेटी अंडरटेकिंग 22 मेंबर, 15 लोकसभा, 7 जो है कि राज्यसभा से, और हर साल जो है कि ये कॉन्स्टिट्यूट होती है, और एस्टिमेट में 30 जो है कि सोलह मेंबर होते हैं आपकी लोकसभा से, तो ये आपको याद रखना है। देन दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन, तो हम इसको स्किप करेंगे, दोनों ही उसी से बात रिलेटेड बात कर रहा है, एस्टिमेट कमेटी में कितने मेंबर और कॉन्स्टिट्यूट क्या करता है। देन जो है कि 22nd क्वेश्चन जो है कि बात कर रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल कमेटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, हमें जो है कि बताना है कि फाइनेंशियल कमेटी कौन है, फाइनेंस से रिलेटेड। तो जैसा कि आपको जो है कि यहाँ पे वर्ड से ही पता चलेगा, देखिए एस्टिमेट, एस्टिमेट किसका करेंगे, कुछ फाइनेंशियल रिलेटेड वर्क होगा, कोई बजटरी रिलेटेड वर्क होगा, तो वो फाइनेंस से रिलेटेड होगा, तभी तो किसी चीज का एस्टिमेट किया जाएगा। तो पहली जो है कि आपकी फाइनेंशियल कमेटी के अंदर आ सकती है, यस बिल्कुल आ सकती है। देन जो कि सेकंड कह रहा है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, अकाउंट्स की बात हो रही है, तो ये भी फाइनेंशियली साउंड कर रही है, तो ये भी आएगी। देन जो है कि कमेटी ऑन दी पब्लिक अंडरटेकिंग, अब ये पब्लिक अंडरटेकिंग में क्या बहुत सारी चीजें होती हैं, पर ये फाइनेंशियली नेचर को भी हैंडल करती हैं, तो ये भी आपकी फाइनेंशियल कमेटी में आती है। तो पहली दूसरी तीसरी एस्टिमेट, अकाउंट और ये तीनों तो आपकी हो गई फाइनेंशियल कमेटी के अंदर आती हैं, तो यही आपका सी सही हो जाएगा। बाकी डी जो है ज्वाइंट कमेटी ऑन सैलरीज और अलाउंस फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब आप कहेंगे कि सैलरी और अलाउंस जो है कि ये फाइनेंशियल तो रिलेटेड है, पर ये जो है कि ये कमेटी जो है कि हमारे फाइनेंशियल कमेटी में नहीं आती है, ये जो है कि आपकी आती है हाउस कीपिंग कमेटी में। यहाँ पे फाइनेंशियली जो है कि बात हो रही थी, तो जो भी सैलरीज हो गई, अलाउंस हो गई, तो ये हाउस कीपिंग कमेटी को दिया जाता है कि वो जो है कि मैनेज करेगी सबकी सैलरीज को, तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। देन इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि जो फाइनेंशियल कमेटी है पार्लियामेंट की, उसमें कौन कौन से आएंगे, तो ये हम अभी ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसका डी हो जाएगा, तीनों ही ये आपकी फाइनेंशियल कमेटी में आती हैं। देन इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, स्टैंडिंग कमेटी इनमें से कौन सी नहीं है। तो देखिए जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे आपकी कमेटी ऑन वेलफेयर जो है कि SC ST जो है कि एक स्टैंडिंग कमेटी नहीं थी, परमानेंट थी, तो बाकी ये सब तो स्टैंडिंग कमेटी थी। बट लेटर ऑन इन दी 2005-4 आई थिंक यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये जो 17 डिपार्टमेंट कमेटी थी, ये सेटअप हुई थी इन 2004, और जो है कि इसको बाद में जो है कि बढ़ा के 24 कर दिया गया था, और जो है कि आपके शायद अराउंड इसका जो है कि आप ईयर चेक कर लीजिएगा, तब हुआ था फिर 2015 में, या जो है कि इसमें मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, तो काइंडली चेक इट। तो यहाँ पे जो है कि कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC ST जो है कि डिपार्टमेंटल कमेटी स्टैंडिंग कमेटी में आ गई थी, तो यहाँ पे अभी के हिसाब से कोई भी नहीं होगा इसमें, और देन टाइम पे जो है कि ये SC और ST की कमेटी मानी जा सकती है, पर अभी यहाँ से सबके पास ही आपकी क्या है, स्टैंडिंग कमेटी है, तो ये आप याद रखेंगे ब्रीफली। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी जो है कि हैज नॉट बीन सेटअप, इनमें से किस पे जो है कि नहीं हुई है। तो अभी तक वेलफेयर माइनॉरिटीज पे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है कि नहीं हुई थी, और अभी का करंट स्टेटस जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए, क्या ये डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के अंदर आता है कि नहीं आता है, और इसका जो है कि आप एक्सप्लेनेशन पढ़ के भी आंसर कर सकते हैं। देन जो है कि ये आपको जो है कि कमेंट जरूर करना, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको इंटरेक्शन बनाने के लिए जो है कि ऐसी चीजें कमेंट करने के लिए मैं कहता हूँ, तो आप उसको करेंगे तो जो है कि मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी लर्निंग प्रोसेस में हेल्प मिलेगी। तो आइए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कैग, मीन जो है कि हमारे जो कैग जो है कि आर्टिकल 148 में जिनकी बात है, तो उनमें जो है कि कौन की एग्जामिन रिपोर्ट करता है। यहाँ पे अकाउंट कमेटी मतलब पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी और अकाउंट कमेटी दोनों ही कैग के रिपोर्ट्स को स्क्रूटनाइज कर देती है, मीन स्क्रूटनाइज कर सकती हैं, और ये किसको सबमिट करेंगे अपनी रिपोर्ट्स, ये
स्पीकर को जो है कि अपनी रिपोर्ट्स को सबमिट करते हैं। तो ये आपको याद रखना है ब्रीफली। देन इसी के साथ जो है कि हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी डज नॉट कम अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द लोकसभा, मींस लोकसभा की ज्यूरिडिक्शन में कौन सी कमेटी नहीं आती है, तो ये देखना है हमें। तो पहले कह रहा है कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यस ये आपकी आती है। अर्बन डेवलपमेंट लेटर भी आती है। ये सब तीनों जो है कि आपके लोकसभा के ज्यूरिडिक्शन के अंदर आती हैं। बाकी जो ये कमेटी ऑन दी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ये जो है कि लोकसभा के ज्यूरिडिक्शन के अंदर नहीं आती है, जो कि आपके ये कमेटी जो है आपके राज्यसभा के ज्यूरिडिक्शन में आती है। मीन जो है कि राज्यसभा इससे डील करता है एज द मैटर ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल इंपॉर्टेंस की वजह से, नेशनल इंटरेस्ट कह लीजिए या इंपॉर्टेंस की वजह से जो है कि लोकसभा के अंदर आता है, जो कि आपके आर्टिकल 249 में लेजिस्लेशन पावर जो दी गई है इनको राज्यसभा को, तो इसलिए जो है कि राज्यसभा के अंदर जो है कि कमेटी आती है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। तो ये आपको याद रखना है। देन जो है कि 28 क्वेश्चन कह रहा है कि कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर द रेलवे जोन्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मींस जो है कि हमारी जो है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है कि रेलवे जोन पे कंसल्टेटिव कमेटी बना रही है, तो कौन उसको कौन फॉर्म करेगा, तो यही सी बात है, मैंने अभी ऊपर बताया ये सब काम किसके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, जो कि मेंबर बोर्ड हो गए, मेंबर्स हो गए, बोर्ड्स हो गए, काउंसिल्स हो गए, उनके नाम और बोर्ड को जो है कि सिलेक्ट करती हैं पार्लियामेंट को। तो ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का ये फंक्शन है, तो आप याद रखेंगे ब्रीफली ये। देन इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है जो सेट फॉर द प्रूविंग द 2G स्कैम, जो कि 2G स्कैम को बनाने वो करने के लिए, इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो है कि कौन सी कमेटी बनाई गई थी, आपकी 2G स्कैम कमेटी, जिसमें पूछ रहा है कि कितने मेंबर थे। तो यहाँ पे शायद नहीं 30 मेंबर थे, 20 फ्रॉम दी लोकसभा एंड 10 फ्रॉम दी राज्यसभा। तो ये आपको याद रखना है, जो कि हमारे जो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम हुआ था और उसमें जो कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी कब, 24 फरवरी 2011 में जबकि फॉर्म हुई थी ये। तो यहाँ पे 30 मेंबर लिए गए थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, जहाँ 20 मेंबर जो है कि लोकसभा से थे और 10 मेंबर राज्यसभा से। और काफी पुराना क्वेश्चन है, तो बस ये आप नॉलेज के लिए रिटेन करेंगे, इसको जो है कि याद करने की जरूरत नहीं है, सच इंपॉर्टेंट नहीं है। देन जो है कि पूछा गया इनके हेड कौन थे, तो इनके हेड थे पीसी चाको। तो ये कि आप याद रखेंगे, पीसी चाको 2G स्पेक्ट्रम की हेड थे, चेयरमैन कमेटी के हेड थे, तो ये आपको याद रखना है। देन यहाँ पे हमें स्टेटमेंट प्रोवाइडर हमें बताना है कि ये इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है कि इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो कह रहा है कि विद द रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो कमेटी स्क्रूटनाइज करेंगी रिपोर्ट टू द हाउस एंड वेदर द पावर टू मेक रेगुलेशन सब रूल बायलॉज, मीन जो है कि उनके पास पावर क्या क्या है, रूल्स रेगुलेशन बनाने के, सब रूल्स बनाने के, बायलॉज कन्फर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और डेलीगेटेड बाय द पार्लियामेंट, मीन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन उनको कन्फर्म कर रहा है और डेलीगेटेड बाय द पार्लियामेंट उनको डेलीगेशन को लीड कर रहा है। तो प्रॉपरली एक्सरसाइज बाय एग्जीक्यूटिव विद इन द स्कोप ऑफ, तो ये आपकी जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटीज होती हैं इसका काम होता है ये करना, जो कि यहाँ पे डिस्क्राइब है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे, जिनका जो है कि जो कि बहुत ही वाइडली अफेक्टेड इश्यूज को नहीं देखती हैं। और ये आप जो है कि आप यहाँ से एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं, जिसका जो है कि आपको यहाँ पे गवर्नमेंट अश्योरेंस हो गया, जो कि अश्योरेंस में जो है कि एग्जामिन करता है। अश्योरेंस का मतलब होता है जो सहानुभूति में जो कि गारंटी देते हैं एक तरह की, तो उस पर जो है कि ये कमेटी काम करती है। और यहाँ पे आपकी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इन सब चीज़ों पे डील करती है, तो ये आपको याद रखना है ब्रीफली। देन जो है हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, रूल्स कमेटी होगी, सबऑर्डिनेट कमेटी, इनके जो है कि डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो आप इसको पढ़ लेंगे एक बार, ये आपका छोटा सा होमवर्क है। देन जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि विच ऑफ दी पार्लियामेंट्री कमेटी जो है रिलेटेड टू डेलीगेशन ऑफ पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन, अभी हम जो इसको पढ़ के आए हैं, जो कि क्या है, कमेटी ऑन दी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो ये आप याद रखेंगे ब्रीफली। देन इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, आपका ये आखिरी क्वेश्चन भी आई थिंक जो कि इस डिस्कशन का। तो यहाँ पे जो है कि इंडिया में विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन द सेक्टर ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन, जो कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को इंडिपेंडेंटली रेगुलेट जो कर रहा है, जो टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एक्सेट्रा, तो यहाँ पे उनको रिव्यू कौन करता है। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी जो है कि आप एडहॉक कमेटी बनाते पार्लियामेंट, वो रिव्यू कर सकते हैं। जैसे देखिए ऊपर मैंने बताया जो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम था उसको रेगुलेट करने के लिए पार्लियामेंट ने एडहॉक टेम्परेरी नेचर की कमेटी बना दी थी। बाकी आपके जो डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटी होती हैं वो भी जो है कि इनको रिव्यू कर सकती हैं लाइक द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर। तो ये जो है कि आपके दोनों ऑप्शन सही होंगे। बाकी फाइनेंस कमीशन हो गया या जो है कि
फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन हो गया, और नीति आयोग जो कि हमारा थिंक टैंक है, तो ये सब जो है कि इनका काम नहीं है, तो ये आपकी गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 और 2 इसका जो है कि करेक्ट आंसर है, जो कि आप एक बार ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो कि हमारी जो भी डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटी होती है उसमें जो है कि बनाई जाती है इसको। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको जो है कि ब्रीफली समझ में आ गए होंगे, जो कि हमने डिस्कस किए। इसी के साथ हमारा ये फोर्थ पार्ट पार्लियामेंट का कौन सा फोर्थ पार्ट जो है कि खत्म कर दिया हमने, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। हमने पहला क्या चीज पढ़ी है, आपके आर्टिकल 79 से सारे 123 आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं। बाकी आर्टिकल्स भी हम जो है कि आप सोचेंगे 52 से 78 क्यों नहीं पढ़ा है, या जो है कि आगे जो है कि 124 से 147 तक, या 148 से 151 तक ये क्यों नहीं पढ़े हमने, जबकि पार्लियामेंट, अगर मैं कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट के 4 डिस्कशन हो गया है, तो ये चैप्टर जो है कि डील करेगा जो हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वाले जो ऊपर के चैप्टर हम पढ़ेंगे, तब इनमें जो है कि आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। ये जो है कि आपके सुप्रीम कोर्ट को जब पढ़ेंगे तब देखेंगे इन क्वेश्चंस को, और इसको जो है क्या वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो तब देखेंगे इन आर्टिकल्स को। तो आई होप इन चारों लेक्चर्स को आप अगर अच्छे से देखेंगे तो ये आर्टिकल्स तो आपको याद होंगे ही होंगे, साथ ही साथ हमारे जितने भी लोकसभा से रिलेटेड, राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चन, मनी बिल से हो गए, और आज के डिस्कशन करते हुए कमेटी से, पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है कि इजिली टैकल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए एक छोटा सा काम है, जो कमेटीज है इनका मैं सोच रहा हूँ एक शॉर्ट वीडियो 15 से 20 मिनट का वीडियो बना के इसमें लेक्चर टाइप में आपका जो है कि सारी कमेटीज को इंक्लूड कर दूंगा, जहाँ पे जितने भी हमारी 6 स्टैंडिंग कमेटी इनमें जो है कि मेंबर्स को याद कराने का काम, ये मैं एक अलग से सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। टिल देन आप जो है कि लेक्चर को 1-2 बार सुन लेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। एंड आई होप जो है कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको इजीली एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं कि ऐसे लेक्चर और किस किस सब्जेक्ट में मैं बनाऊं, या जो है कि आपको पर्टिकुलरली कोई रिवीजन करना हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, कमेंट करके कि इस पे जो है कि इस टॉपिक पे आप जो है कि लेक्चर लाइए। टिल देन थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दी एंड। ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने इस चैनल को सपोर्ट दिखाइए। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।